नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस मेथड इन केस ऑफ कैटल एंड बफेलो। मतलब कि एक गाय और एक भैंस के अंदर हम कैसे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट तरीके हैं जिनसे हम प्रेगनेंसी का पता लगा सकते हैं कि वो जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। फर्स्ट है बाय रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टल एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, रेक्टल एग्जामिनेशन का क्या मतलब है। रेक्टल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कोई एनिमल है उसको ट्रेविस में बांध लिया, उसके बाद क्या करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहन के अपना जो हैंड है उसको कोन शेप में रेक्टम पे रखेंगे, फिर धीरे धीरे अपना जो हैंड है उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद सर्विक्स को पाल्पेट करेंगे। सर्विक्स को पाल्पेट करने के बाद सर्विक्स को एज ए लैंडमार्क लेके और फिर हम सर्विक्स से होते हुए हॉर्न ऑफ द यूट्रस को पाल्पेट करके ये देखेंगे कि जो दोनों हॉर्न हैं उनके साइज सेम है या डिफरेंट है। जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल होता है उनमें दोनों हॉर्न का साइज सेम होता है, जबकि इन केस ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल एक हॉर्न का साइज जिसके अंदर फीटस है उसका साइज दूसरे हॉर्न से बड़ा हो जाता है। तो ये सब हम किस में करते हैं, इन रेक्टल एग्जामिनेशन में। दूसरा कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है कि भाई 21 दिन के अंदर जो एनिमल है वो हीट में नहीं आया, इसका मतलब एनिमल में बी प्रेग्नेंट कि 21 दिन, क्योंकि जो एक एनिमल की ईस्ट्रस साइकिल है वो 21 दिन की है, लगभग 17 से 21 दिन। तो अगर वो 21 दिन के अंदर अंदर वो हीट में नहीं आ रहा है तो हम क्या मान सकते हैं कि एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट है। या फिर परसिस्टेंट सीएल। परसिस्टेंट सीएल का क्या मतलब हुआ कि अगर सीएल परसिस्टेंट कब होता है, क्योंकि सीएल का मेन काम क्या है, सीएल का मेन काम होता है प्रोजेस्टेरोन को कंटिन्यूसली रिलीज करना, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो और वो काम कौन करता है, सीएल। तो अगर परसिस्टेंट सीएल है तो उससे भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है। अगर सीएल जर्नली जो 21 दिन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे ही सीएल डिस्ट्रॉय होता है जो प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाता है और ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। जैसे ही ईस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है एनिमल हीट शाइन शो करता है। तो यहाँ से भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं। तो अभी तक हमने दो मेथड पढ़े हैं, एक रेक्टल एग्जामिनेशन से और दूसरा कि 21 दिन के अंदर एनिमल हीट में नहीं आ रहा है और परसिस्टेंट सीएल है। तो ये दो तरीके हो गए प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के। थर्ड है प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन। जब प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन हम 21 दिन के बाद ब्लड में देखते हैं तो जो प्रेग्नेंट एनिमल होता है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है एज कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट एनिमल। दूसरा जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो मिल्क सोल्यूबल होता है। मिल्क सोल्यूबल होता है तो नियर अबाउट आफ्टर 24 डेज, मतलब कि 24 दिन के बाद, 24 दिन के बाद जब हम मिल्क लेकर और उसको इवेलुएट करते हैं तो जो प्रेग्नेंट एनिमल होता है उसके अंदर उसके मिल्क के अंदर प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट एनिमल। तो तीन मेथड कौन कौन से हो गए, रेक्टल एग्जामिनेशन, फेलियर ऑफ ईस्ट्रस मतलब कि 21 दिन के बाद वो ईस्ट्रस में नहीं आ रहा, या फिर परसिस्टेंट सीएल, और थर्ड हो गया प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा एज वेल एज इन मिल्क। अब ये जो हमें टेस्ट करना है इसके लिए हम कैसे करते हैं, इसमें हम 20 ml आफ्टरनून मिल्क या फिर इवनिंग मिल्क लेकर उसके अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की टैबलेट डाल देते हैं। वो इसलिए डाली जाती है ताकि उस दूध को लेबोरेटरी तक जब हम ले जा रहे हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए, उसको प्रिजर्व रखने के लिए। ऐसे ही उसको एक तो ये टैबलेट डाल दी और उसको हाई टेम्परेचर से भी बचा के रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी। नेक्स्ट मेथड है एमनियोटिक सैक को। मैंने आपको क्लास में एक डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर एक फीटस था और उसके बाहर एक स्ट्रक्चर था जिसको मैंने बताया था कि ये एमनियोटिक सैक है। उसको फिंगर से या थंब से पाल्पेट करके भी हम ये पता लगाते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं। जर्नली जो फील्ड में अगर आप देखोगे तो फील्ड में सिर्फ और सिर्फ ये जो रेक्टल एग्जामिनेशन वाला है ना, यही बेस्ट मेथड माना जाता है। तो जर्नली जो प्रीफर किया जाता है वो भी ये रेक्टल एग्जामिनेशन मेथड ही प्रीफर किया जाता है।
एमनियोटिक सैक वाला जो डायग्राम है मैं अभी फिर फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसमें देख लेना कि कैसे एमनियोटिक सैक को पाल्पेट करके, ये होता कब है, नियर अबाउट 1 मंथ, 1 मंथ के बाद उसको पाल्पेट करके एक हार्ड ऑब्जेक्ट टाइप का, राउंड हार्ड ऑब्जेक्ट, जिससे ये हम पता लगा सकते हैं कि एनिमल जो है प्रेग्नेंट है या नहीं। तो अभी तक हमने 4 मेथड पढ़े, एक रेक्टल एग्जामिनेशन, एक वो सीएल वाला परसिस्टेंट सीएल या फेलियर टू रिटर्न इन ईस्ट्रस, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन, फिर ये एमनियोटिक सैक को पाल्पेट करके। अगला आता है, नेक्स्ट मेथड है डिसिमिलरिटी इन हॉर्न, मतलब कि जो यूट्राइन हॉर्न है उनके अंदर डिसिमिलरिटी, ये हम कंपेयर कर सकते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन में भी। डिसिमिलरिटी इन हॉर्न का मतलब क्या हुआ कि जब एक एनिमल नॉन प्रेग्नेंट, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं होता है, तो उसके जो दोनों यूट्राइन हॉर्न हैं उनका साइज सिमिलर होता है। जब एनिमल प्रेग्नेंट हो जाता है तो जिस हॉर्न के अंदर फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है उस हॉर्न का साइज जो दूसरा हॉर्न है उससे बड़ा हो जाता है, तो दोनों के साइज में डिसिमिलरिटी आ जाती है। तो उसको देख के हम ये पता लगाते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसके बाद होता है कैरेंकल और कोटिलीडन, ये वही कैरेंकल और कोटिलीडन है जो आगे कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटोम्स। जो मैटरनल साइड है उसको कहते हैं कैरेंकल, और जो फीटस साइड है उनको क्या कहते हैं, कोटिलीडन, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तब इनको क्या कहते हैं, प्लेसेंटोम्स। ये एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बटन लाइक बोल दो या स्मॉल पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसको पाल्पेट करके भी, ये कब पाल्पेट होंगे, नियर अबाउट 90 डेज, जब 90 यानी 3 मंथ्स। उसके बाद 3 मंथ पे ही एक और स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं फ्रीमीटस, तो फ्रीमीटस को पाल्पेट, फ्रीमीटस को जब हम पाल्पेट करते हैं तो उसके अंदर से जैसे ही उसको प्रेस करेंगे एक विरिंग साउंड आती है, जैसे कुछ उसके अंदर से पास हो रहा हो, जैसे ब्लड का फ्लो होता है ऐसे ही कुछ पास हो रहा हो। तो उस टाइप के अपन को एक फील आता है कि भाई इसके अंदर से कुछ एक आर्टरी या एक वेसल टाइप की है जिसके अंदर से कुछ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, उसको कहते हैं फ्रीमीटस। उसको कब पाल्पेट कर सकते हैं, एट 3 मंथ्स ऑफ गेस्टेशन, तो ये याद रखना, फ्रीमीटस एट 3 मंथ्स। उसके बाद है एब्डोमिनल बेलोटमेंट। एब्डोमिनल बेलोटमेंट का मतलब हुआ कि जैसे जैसे फीटस का साइज इंक्रीज करता है, जो एब्डोमिनल एरिया है उसका साइज भी धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है, उसको कहते हैं फीटल बेलोटमेंट। जैसे जैसे फीटस का साइज इंक्रीज होगा जो एब्डोमिनल एरिया है उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, तो उसको देखकर भी एक अंदाज़ा लग सकता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं। नेक्स्ट है, जब एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो जैसे जैसे गेस्टेशन पीरियड बढ़ता है तो वैसे वैसे उसका अडर का डेवलपमेंट स्टार्ट, मतलब कि उसकी हिंदी में कहते हैं ओंडी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, टीट का डेवलपमेंट अच्छे से होने लगता है। तो उस अडर को देख के भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। नेक्स्ट मेथड है सर्विक्स को पाल्पेट करके। जब एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता तो उसका जो सर्विक्स होता है उसके अंदर कोई टेंशन, वो फ्रीली मूवेबल होता है। लेकिन जब एनिमल प्रेग्नेंट हो जाता है तो उधर से यूट्रस के अंदर फीटस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो उसके कारण सर्विक्स के अंदर एक टेंशन आ जाती है। टेंशन मतलब खिंचाव, तो उसके जब हम उस प्रेग्नेंट एनिमल के सर्विक्स का मूवमेंट करवा के देखेंगे तो वो इजीली मूवेबल नहीं होगा, तो उससे भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसके बाद हम एक्सरे करवा सकते हैं, एक्सरे से हमें फीटस स्केलेटन दिख जाएगा, तो वहाँ से भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि भाई एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसके बाद जब 15 से 20 दिन के बाद जो एनिमल है उसका अगर मिल्क लोगे तो उसमें जो कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है ना वो हाई मिलता है, जो कॉन्जुगेटेड E2 लेवल हाई, उससे भी हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि भाई एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। नेक्स्ट मेथड है एलेंटोकोरियन। ये कब होता है, 5 वीक्स पे, जब हम एनलार्ज हॉर्न को होल्ड करके और स्क्यूज मतलब दबाते हैं तो वहाँ से हमें एलेंटोइस की फील आ जाती है। वहीं पे हमें यहाँ से मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा भी था कि व्हाट इज़ डबल स्लीपिंग, डबल स्लीपिंग का क्या मतलब है, तो ये आप एक बार रेफ़र करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज़ डबल स्लीपिंग। डबल स्लीपिंग समझ में आते ही ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है।
तो अभी हमने कितने मेथड पढ़े? तो अभी जो हमने प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के मेथड पढ़े वो थे रेक्टल एग्जामिनेशन, मतलब कि हमें हाथ अंदर डाल के ये पता लगाना कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं। उसके बाद वो एनिमल 21 दिन में हीट में नहीं आ रहा, वहाँ से एक अंदाज़ा लगाना। या फिर परसिस्टेंट सीएल परसिस्ट हो गया, उससे एक अंदाज़ा लगाना। फिर था एक प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन को देख के मिल्क के अंदर और प्लाज्मा के अंदर। फिर एमनियोटिक सैक को देख के। फिर हॉर्न के अंदर डिसिमिलरिटी आ गई थी, उसको देख के। फिर कैरेंकल और कोटिलिडन को देखकर। फिर फ्रीमिटस को पाल्पेट करके, एब्डोमिनल बेलेटमेंट, मेमोरी ग्लैंड को देख के, सर्विक्स के अंदर जो टेंशन आ गई उस सर्विक्स की टेंशन को देख के, फिर एक्सरे को देख के, E2 कॉन्जुगेटेड E2 लेवल को देखकर, और उसके बाद एलेंटो कोरियोन को। तो ये सब मेथड हैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के इन केस ऑफ कैटल एंड बफेलो। अब क्वेश्चन पेपर में कई बार इस प्रेगनेंसी डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इसमें कंफ्यूज करता है। तो आप देख लेना कि एग्जामिनर ने आपसे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के मेथड पूछे हैं या फिर उसने डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब है वो सारी कंडीशन जिनके अंदर एनिमल नॉन प्रेग्नेंट होते हुए भी ऐसा लगे कि एनिमल प्रेग्नेंट है। जब उसके अंदर हम यूट्राइन हॉर्न पाल्पेट करें तो उसमें एक का साइज बड़ा दिखे और दूसरे का साइज जो नॉर्मल था वैसा, मतलब एक का साइज दूसरे के साइज से थोड़ा सा बड़ा दिखे, जिससे हमें ये लगे कि एनिमल में बी प्रेग्नेंट। लेकिन उस कंडीशन में वो एनिमल प्रेग्नेंट होता नहीं है। उसके अंदर और जो पॉजिटिव साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के वो हमें कोई देखने को नहीं मिलता। जैसे इसके अंदर 4-5 कंडीशन है। जैसे पायोमेट्रा हो गया। पायोमेट्रा में क्या होता है, एक हॉर्न के अंदर पस एक्यूमुलेट हो जाती है। जब पस एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। साइज़ इंक्रीज होकर जब हम रेक्टम के थ्रू हैंड पास करेंगे तो हमें क्या फील होगा कि एक हॉर्न का साइज़ बड़ा है जबकि दूसरे हॉर्न का साइज़ छोटा है। तो उससे हमें ये लगेगा कि जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट हो सकता है। लेकिन उसमें हम और जो चीज़ें हैं जैसे प्रेगनेंसी में अंडर डेवलपमेंट है, सर्विक्स की टेंशन है, और कोई भी मेथड हम यूज़ करके देखते हैं या और कोई तरीका, तो उसमें कोई भी पॉजिटिव साइन हमें प्रेगनेंसी के नहीं मिलते। ऐसी एक कंडीशन और है हाइड्रोमेट्रा। पायोमेट्रा में जैसे वाटर एक्यूमुलेट हो गया था, ऐसे ही हाइड्रोमेट्रा में वाटर एक्यूमुलेट हो जाती है यूट्राइन हॉर्न में। जब वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उससे क्या होता है कि एक का हॉर्न का साइज बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू अनदर हॉर्न। तो उससे भी हमें ये लग सकता है कि एनिमल में बी प्रेग्नेंट। नेक्स्ट आ गया फीटल मम्मीफिकेशन एंड फीटल मैसरेशन। इन दोनों का जो डिफरेंस है कि मम्मीफिकेशन क्या होता है, मैसरेशन, ये मैंने पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियर कट आपको बता दिया है कि डिफरेंस बिटवीन मम्मीफिकेशन एंड मैसरेशन। तो मैसरेशन में मैंने बताया था क्रीपिटेशन साउंड आती है, सिर्फ और सिर्फ बोन बची हुई होती हैं, फाउल स्मेलिंग होता है, एंडोथीलियम उसका डैमेज हो जाता है, जबकि ये सारी कंडीशन मम्मीफिकेशन में नहीं होती। तो अगर मम्मीफाइड फीटस है या मैसरेटेड फीटस है उसके कारण भी साइज इंक्रीज, लेकिन वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है ना फीटस की, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो जाता है। उसके बाद अगर ट्यूमर ऑफ ओवरी के अंदर कोई ट्यूमर हो गई या यूट्रस के हॉर्न के अंदर कोई ट्यूमर हो गई जिसके कारण यूट्राइन हॉर्न का साइज बड़ा हो जाता है, तो उससे भी हमें ये लगता है कि जो एनिमल है वो मे बी प्रेग्नेंट। तो याद रखना कि वो आपसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पूछ रहा है या आपसे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के मेथड पूछ रहा है। अगर 5 नंबर में आता है क्वेश्चन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस मेथड इन केस ऑफ कैटल एंड बफेलो, तो वो आपको जो 10-12 पॉइंट मैंने बताए हैं ये सारे पहले सीक्वेंस में लिखने हैं कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। फिर ये जब 7, 8, 10 ही पॉइंट आप लिख दोगे उसके बाद जो स्पेस बचता है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बताना है। उसके बाद अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा है तो याद रखना डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये सब आएगा, पायोमेट्रा, हाइड्रोमेट्रा, मम्मीफिकेशन, मैसरेशन, ट्यूमर ऑफ ओवरी, ट्यूमर ऑफ यूट्रस।
तो याद करके ये ध्यान रखना कि एग्जामिनर आपसे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस मेथड पूछ रहा है या डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पूछ रहा है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, उसने ईस्ट्रस साइकिल और ईस्ट्रस फेज वो पूछी थी, तो बच्चे इसका उसमें लिख के आए थे और उसका इसमें, वो कपिल सर ने मेरे को बताया भी था। तो इस बार थोड़ा सा ध्यान रख के ये देखना कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है।